हमारी बातचीत सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें एवं हमारा बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं गुरजीत सलूजा, संपादक शिखर छत्तीसगढ़, बातचीत में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं श्री सतीश चंद्र वर्मा जी, एडिशनल एडवोकेट जनरल, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। सर, बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। सर, इस शो की शुरुआत हम आपके जीवन की शुरुआत के साथ करना चाहेंगे। जरूर। कैसे आपका बचपन रहा सर, आपकी स्कूलिंग के बारे में, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में और इन सब के साथ जो हुए खट्टे मीठे अनुभव के बारे में सर। जरूर जरूर सर। देखिए, मेरा जन्म हुआ था रायपुर जिले के तिल्दा ग्राम में, मिशन हॉस्पिटल तिल्दा में। शिक्षा मेरी हुई रायपुर में। मेरे पिताजी दुर्गा महाविद्यालय रायपुर में प्रोफेसर रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट अनुशासन में हमारा जीवन बीता है। स्ट्रिक्ट अनुशासन में ही उन्होंने हमको पाला पोसा है और एक शिक्षक पुत्र होने के नाते हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहा है कि समाज का उत्थान कैसे हो। पिताजी ने हमेशा यही सिखाया है कि कोई भी ऐसी चीज़ें जीवन में नहीं घटित होनी चाहिए हमारे द्वारा जो समाज के नियमों के सिद्धांतों के खिलाफ हो। तो इन परिस्थितियों में हमारा पालन पोषण हुआ है। मेरी शिक्षा हुई रायपुर में। सबसे पहले मैं सरकारी स्कूल में 5वीं तक पढ़ा रायपुर में, चौबे कॉलोनी के स्कूल में। उसके बाद मैं सेंट पॉल्स स्कूल चले गया था, जो मिशन स्कूल है रायपुर में, काफ़ी बड़ा स्कूल है, रिनाउंड स्कूल। फिर मैंने उसके बाद छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से बीएससी किया और उसके बाद कुसुमताई दापके महाविद्यालय रायपुर से मैंने लॉ की डिग्री अपनी प्राप्त की। और लॉ करने के बाद ही मैं जबलपुर उच्च न्यायालय चले गया था, जहाँ पे मैं श्री एससी दत्त सीनियर एडवोकेट, जो क्रिमिनल के काफ़ी रिनाउंड और बड़े अधिवक्ता के रूप में जाने जाते थे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, उनके साथ मैंने वकालत प्रारंभ की। और उसके पहले मैंने रायपुर में जब वकालत में रजिस्ट्रेशन लिया और प्रारंभिक कार्य किया वकालत का, तब मैंने श्री आरडीएस कश्यप, जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मुझे वकालत के फील्ड के बेसिक चीज़ों को बताया। उनके साथ मैंने वकालत प्रारंभ की। तो ये रहा मेरा स्कूलिंग और कॉलेज रायपुर में। जी सर, खट्टे मीठे अनुभव, कुछ ऐसा यादगार पल आपका, कुछ कॉलेज का, स्कूल का, जैसे आप जबलपुर गए, कुछ वहाँ का, कुछ ऐसा एक वाक्या जो आप अपने हमारे साथ बताना चाहेंगे, कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे? देखिए, पढ़ाई के समय मैंने जैसे कहा कि चूंकि शिक्षक पुत्र था तो अनुशासन जरूर रहा, लेकिन अनुशासन को तोड़ा भी बहुत है हम लोगों ने। बहुत बार हम लोगों ने शिक्षकों को परेशान किया, मित्रों को परेशान किया, मोहल्ले के लोगों को परेशान किया। क्रिकेट खेलते थे, लोगों के घरों में बॉल जाती थी, बहुत डांट खाए हैं। दोस्तों के यहाँ भी हर तरह की शैतानियां बदमाशियां की हैं, जो हर बच्चा करता है, उसमें कहीं कमी नहीं रही। अच्छा जी। सर, आपने कहा आप एक लॉयर हैं, आपने लॉयर से शुरुआत की, आपने लॉ किया। सर, एक अच्छा लॉयर बनने के लिए आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें? देखिए, अच्छे लॉयर का सबसे जो मूलभूत सिद्धांत मैं समझता हूँ या जो आवश्यक गुण होना चाहिए, वो उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप वकालत के प्रोफेशन में सफल कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत से पीड़ित प्रताड़ित लोग ही आते हैं वकालत में। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो लिटिगेंट जिसको हम कहते हैं, वो शौक से या मजे के लिए नहीं आता है, कहीं ना कहीं गंभीर समस्याओं से घिरा होता है, तब वो इस सिस्टम में आता है। और वो बहुत उम्मीदों से आता है, परंतु ये भी आजकल होने लगा है कि लोग दुरुपयोग करते हैं अपने पद का, प्रतिष्ठा का। तो वकालत में रहने के लिए मेरी अपनी ऐसी मान्यता है कि सबसे अच्छा बहुत अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, जो धर्म से, अध्यात्म से जुड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छा सर, आप अपनी हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हॉबीज तो पहले ये, मैं मार्शल आर्ट का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरी एक हॉबी तो ये रही है कि मैं मार्शल आर्ट काफी करता था। अभी वकालत में आने के बाद पिछले लगभग 25 वर्षों से छूटा हुआ है, परंतु आज भी मेरी हॉबी यही है। और क्रिकेट थोड़ा सा मैं खेलना पसंद करता हूँ, क्रिकेट का खेल देखना पसंद करता हूँ, अगर कभी समय मिले तो। सर, हमें ऐसा कुछ ज्ञात हुआ है कि आप वन प्रेमी हैं, जंगल घूमने के शौकीन हैं जी। वन जीवों से आपका एक अपना अलग लगाव है। सर, तो जो आज की जो स्थिति है, जो हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें जी, सर, इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। आज भी अवैध कटाई जारी है, अवैध शिकार हो रहा है। जैसे सर, हमारे बिलासपुर से ही जुड़ा अचानक मान वन्य अभ्यारण्य है, आप अच्छे से जानते हैं। जी 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 जी। सर, आप ही ने, जैसे हमें ज्ञात है, वहां का जो बैरियर बंद हो गया था, उसको आपने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगा के वो गेट ओपन करवाया था आम सबके लिए, पब्लिक के लिए। जी। सर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप ऐसा क्या सर कर सकते हैं जो आप करना चाहेंगे, या सरकार के लिए आपका कुछ ऐसा संदेश कि हाँ भाई ऐसा कुछ होना चाहिए जो इनका संरक्षण के लिए ये आगे बढ़े? देखिए, मैं निश्चित रूप से वन और वन्य जीवों का एक संरक्षक बनना चाहता हूं, उनकी व्यवस्था देखना चाहता हूं,
मैं वन्य प्रेमी भी हूँ, जीव जंतुओं से बहुत लगाव है। मैं हर हफ्ते जब भी मुझको समय मिलता है, मुझको खाली समय मिल पाता है, तो मैं अचानक मार्ग से होते हुए अमरकंटक तक जरूर जाना पसंद करता हूँ। ये मेरी कह लीजिए एक नई हॉबी है, ऐसा हम कह सकते हैं बिलासपुर आने के बाद। तो मैंने ये पाया है कि जो आदिवासी पहले वन की रक्षा करते थे, उसको शहर के लोगों ने कहीं ना कहीं प्रदूषित किया है उनकी मानसिकता को। आदिवासी कभी भी लकड़ी जंगल में काट के अपने घर में कभी नहीं रखता था, कभी स्टोर नहीं करता है। आदिवासी की आवश्यकताएं बहुत कम होती है। आदिवासी उन्हीं लकड़ियों को चुनता था जो लकड़ियां जमीन पे पड़ी होती थी, और आवश्यकता की चीज आदिवासी एकत्र करता था। समय के साथ जब शहर के लोग वहां पे जाने आने लगे, शहरीकरण होने लगा, तो निश्चित रूप से कुछ जो लकड़ी के माफिया हैं जो इस तरह का तस्करी करते हैं, उन लोगों ने इनके साथ मिलकर कुछ षड्यंत्र किया। कुछ जगह ऐसी रिपोर्ट्स आई है, इसका एक विस्तृत विवरण भी है हम लोगों के पास, इसको भी काफी जगह हमने बताया है, देखा है। तो ये जो शहरीकरण हुआ है, शहर के लोगों के आने जाने से जो आदिवासियों की मानसिकता पे विपरीत प्रभाव पड़ा, उसका सबसे बड़ा प्रभाव है। क्योंकि अन्यथा पहले के समय में आदिवासी कभी गलत शिकार नहीं करता था, किसी भी जीव जंतु को अनावश्यक नहीं मारता था, कोई भी लकड़ी अनावश्यक नहीं काटता था, वन्य उत्पाद को वो बेचता था और उनसे अपनी जीविका चलाता था। परंतु जब वन्य उत्पादों को खरीदने व्यापारी जंगल की ओर जाने लगे, तब से उनका दोहन बहुत बुरी तरह से प्रारंभ हुआ। आदिवासियों का भी दोहन हुआ है और वन संपदा का भी दोहन हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आदिवासियों को कोई दोष नहीं दिया जा सकता, बनिस्पत उसके लिए हम शहरी लोग ज्यादा दोषी हैं। और हम जंगल में आज देखिए एक दुर्भाग्यजनक चीज मैं देखता हूं, मैं जब भी जंगल से गुजरता हूं तो यंग लड़के जो हैं, जिन पे समाज की जिम्मेदारियां हैं, जिनसे समाज को बहुत उम्मीदें हैं, वो वहां पे शराबखोरी के लिए जंगल में पाए जाते हैं। अब आप वहां पे जंगल में वन्य जीवों और प्रकृति का आनंद न लेके प्रकृति को आप दूषित करने पहुंचते हैं। लोग वहां पे ऐसे गंदगी करके, व्यभिचार करके ऐसे कुछ तत्व छोड़ के आते हैं, जैसे बॉटल है, गिलास है, इस तरह की चीजें जो वन्य प्राणियों के लिए भी हानिकारक है। प्लास्टिक उत्पाद है, बहुत से ऐसी चीजों को वो छोड़ते हैं। अब इन चीजों को देखते हुए जब आप गंदगी फैलाएंगे तो वन विभाग जो है निश्चित रूप से रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, उससे हर व्यक्ति को परेशानी होती है। समाज में बुराई करने वाले मुश्किल से 1% लोग हैं, और अच्छाई करने वाले, अच्छाई को मानने वाले 99% लोग हैं। परंतु होता यह है कि ये 1% लोगों के कारण 99% को सफर करना पड़ता है। यही हाल जंगलों में है, वन्य जीवों के साथ है। कुछ लोग अपने स्वार्थ में इनकी हत्याएं करते हैं, परेशान करते हैं, परंतु 99% आबादी के लोग जो उसको संरक्षित करना चाहते हैं, वन विभाग उनको भी इन्हीं कारणों से दूर करता है, जिसके कारण भी प्रकृति का बहुत नुकसान होता है। जी सर, तो इनके बचाव के लिए आपने नहीं कहा कुछ, और बीच में सर आपने ये कहा कि शहरी क्षेत्र के लोग वहां जाके उसको खराब किए। सर, तो शहरी क्षेत्र के लोगों को भी तो लेकिन अंदर वहां वन के बारे में जाने का मतलब उत्सुकता रहती है, वन प्राणियों के बारे में देखने की उत्सुकता रहती है। सर, तो इसका कोई और अल्टरनेटिव ऐसा जो, या कुछ ऐसा नियम कायदे कुछ बनाना चाहें? देखिए, नियम कायदे तो सारे बने हुए हैं। शहरी लोगों से जो तकलीफ है वो बताने का कारण ये था कि गांव के व्यक्ति की या आदिवासी व्यक्ति जो जंगल में, उसकी आवश्यकताएं है ही नहीं लगभग। वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाते हैं और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। आवश्यकता शहर के लोगों को है, जो वहां पे जाके कुछ पैसे के लिए, कुछ लोभ लालच दे के उनको ये सब अनैतिक कृत्य में इन्वॉल्व करते हैं। और संरक्षण की बात है, जो कानून की बात है, ढेरों कानून बने हुए हैं, उनका उपयोग भी होता है समय समय पर। परंतु ये भी बात सच है कि वन विभाग के भी बहुत से ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो उस कानून के खिलाफ भी काम करते हैं। बिना वन विभाग के संरक्षण के कोई भी अवैध कटाई हो नहीं सकती, बिना वन विभाग के संरक्षण के कोई भी अवैध शिकार हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं जो मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, जिन पे ज्यादा जिम्मेदारी है, वही इन कानूनों को पहले तोड़ते हैं। उसका अनुसरण जो गरीब आदिवासी है, जो अज्ञानता से भरा है, अशिक्षित है, वो करता है जाने अनजाने में। सर, आपने खुद ही कहा शिक्षित है आदिवासी, तो सर आपने कहा कि हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो वहाँ अपना जीवन यापन, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो उनको शिक्षित करने के लिए तो सर जाना ही पड़ेगा, या उनको शहर लाना पड़ेगा, या शहर को गाँव जाना पड़ेगा? सर देखिए, शिक्षित बिल्कुल करिए, शिक्षा से किसी को परहेज हो नहीं सकता, शिक्षा उनको देना है। परंतु शिक्षा के साथ जो दूषित मानसिकता है वो ना दें, हम वो ना परोसें। देखिए, आदिवासी, आपको मैंने बहुत ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं कि जहरीले सांप के काटने से शहर के अंदर आप व्यक्ति को नहीं बचा सकते, और आदिवासियों को ऐसी जड़ी बूटियां मालूम है, चलते फिरते वो ऐसी चीजों का इलाज करते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त उनको शिक्षा आपसे, हमसे बहुत ज्यादा है। हम अपनी शिक्षा को उन पे थोप रहे हैं, उनकी शिक्षा को हम विस्तार पे आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, जिसकी आवश्यकता है। शिक्षा का तरीका वहां पे गलत है, नीति हमारी गलत है। इसके कारण ये जो डिस्टर्बेंस है, बैलेंस है, जो प्रकृति का, आदिवासियों का और मानव समाज का, वो बिगड़ रहा है। सर, वन से मैं आपकी जुडिशरी पे आना चाहूंगा। पेंडेंसी सर, केसों की पेंडेंसी
आए दिन सुनने मिलता है, न्यूज़पेपर्स में, समाचार पत्रों में, न्यूज़ मीडिया में, सब जगह आता है जी जी, जिसके कारण लोग बहुत परेशान है। इवन दो जज, जितने जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, वो सब भी पेंडेंसी के बारे में जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन सर इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है। आम नागरिक बहुत परेशान है सर, केस पे केस लगे पड़े हैं, तारीख पे तारीख मिलती है सर। सर तो पेंडेंसी के बारे में आप क्या, और ये जो पर्टिकुलर इन प्रॉब्लम है ये जो जुडिशरी का, इसके बारे में सर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव देंगे आप सर? बिल्कुल, देखिए जुडिशरी में पेंडेंसी का एकमात्र कारण नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ी चीज़ों से मिलकर चलती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए काम करते हैं। सबसे पहला जो हमारे देश में एक विडंबना है, जो विसंगति पाई जा रही है, वो न्यायाधीशों की कमी है। अब छत्तीसगढ़ का टोटल पॉपुलेशन है 2.5 करोड़। हर साल की जो फाइलिंग है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगभग 20,000 के से ऊपर की फाइलिंग है जी। और टोटल डिस्पोजल अगर आपके पास 10,000 12,000 साल भर का होता है तो निश्चित रूप से पेंडेंसी बढ़ेगी। इसके लिए हम जजेस को भी दोषी नहीं कह सकते, वकीलों को नहीं कह सकते, सिस्टम को नहीं कह सकते। और चूंकि जजेस भी, मैं ऐसा मानता हूँ, इस हाई कोर्ट में कार्य करते हुए मैंने देखा है सभी को, वकीलों को, जजेस को, इवन चपरासी भी जो हाई कोर्ट का है सुबह 7 बजे 6 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक लगातार काम करता है। ये गाहे बगाहे हर जगह आजकल ये बातें कह दी जाती है कि इस सिस्टम में छुट्टियां बहुत है, परंतु कोई ये नहीं देखना चाहता कि इस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम और तंत्र हमारा काम करता है जिसमें हर व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो टाइपिस्ट हो जाए, आपका स्टेनो हो, बाबू हो, चपरासी हो, क्लर्क हो, से लेके मुख्य न्यायाधीश तक के पद में बैठे व्यक्ति को भी सुबह 6 बजे 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 7 दिन सप्ताह के काम करने पड़ते हैं। अब परिवार को, ये अधिकांश अधिवक्ताओं को और वकालत से जुड़े हर व्यक्ति को ये तकलीफ है कि वो अपने दैनिक कार्यों के लिए, परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता। परंतु आम जनता इन चीज़ों को नहीं समझती, नहीं देखती और देखना चाहती भी नहीं है, और सीधे इस बात पे हमला करती है कि न्यायपालिका कार्य नहीं कर रही है। जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके जितना काम कर पाना संभव नहीं है। जिन लोग इस बात की आपत्ति उठाते हैं कि छुट्टियां बहुत है, काम न्यायपालिका में हो नहीं रहा है, उनको 1 हफ्ते काम करा दिया जाए, उनको ये समझ में आ जाएगा कि कितने विपरीत परिस्थितियों में ये सिस्टम काम कर रहा है। तो पेंडेंसी को दूर करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जजेस की जरूरत है, बहुत अधिक मात्रा में सिस्टम को और आगे एडवांस करने की जरूरत है, डेवलप करने की जरूरत है। कंप्यूटराइजेशन से थोड़ा सिस्टम और फास्ट हुआ है, आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन से और ज्यादा अच्छा हो पाएगा। सर मैं इसी से लीगल लिटरेसी में आना चाहूंगा। लीगल लिटरेसी, कानून के बारे में ज्ञान। सर जैसे आपने कहा कि सिस्टम को अपग्रेड करना है पेंडेंसी को हटाने के लिए, सब करने के लिए, सर तो जो आम नागरिक है उसको अपग्रेड अगर करें लीगल लिटरेसी से, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल कोई इनिशिएटिव, जहां तक अभी तक हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जो इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने लीगल लिटरेसी को लेके, लीगल एजुकेशन को लेके हमारे यहाँ जीरो रहा है। लोगों को पता ही नहीं है सर कि इनको कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। तो अगर लीगल लिटरेसी हो तो आधे से ज्यादा केस तो फाइल ही ना हो, वहीं सॉर्ट आउट हो जाए, बहुत कम हो सकता है। सर लीगल लिटरेसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आप सर इसके बारे में क्या ऐसा सरकार से आप करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि लीगल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो आज तक सरकारें नहीं कर पाई? सर देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लीगल लिटरेसी के अर्थ और उसके प्रभाव को समझ लें जी। लीगल लिटरेसी का जो अर्थ था और उसकी जो आवश्यकता थी 1950 से भी पहले थी जी। ये बात सही है कि अंग्रेजों ने एक नए सिविलाइज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था हिंदुस्तान में। कितना भी हम उनकी बुराई करें, परंतु बेसिक जो चीजें हैं, सिस्टम है, अंग्रेजों ने डेवलप किया, और उसका परिणाम है कि आज हम यहाँ तक आए हैं। लिटरेसी की बात जो है, लीगल लिटरेसी की बात, तो जब कोडिफाई नहीं था 1860 में, सबसे पहले भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ, उसके पहले कभी किसी चीज के लिए, किसी अपराध के लिए कोई तय नहीं था मानक कि किसको क्या सजा मिलनी चाहिए जी। तो ये 1860 से ही लीगल लिटरेसी, ऐसा कहना चाहिए कि हमको प्रारंभ हो चुका। 1950 के आते आते लगभग सारी चीजों को सारे लोग जानने लगे। 1950 से लेकर 2019 के बीच में आप इस बात को आश्चर्यजनक रूप से मानेंगे या आपको जानकारी होगी इसकी, कि अधिकांश व्यक्ति को अपने अधिकार मालूम हो चुके हैं, अधिकांश व्यक्ति पुलिस के पास जाने लगा है, अधिकांश व्यक्ति न्यायालय तक पहुंच पा रहा है, अधिकांश व्यक्ति अपने ग्रीवांसेस को लेकर सही उचित फोरम पे चले जा रहा है। तो लीगल लिटरेसी का पार्ट बहुत हो चुका है। ऐसा नहीं कहता कि कुछ को नहीं जानकारी होगी, निश्चित रूप से कुछ लोगों को अभी भी कमी है, परंतु अगर 100 में से 98% आबादी को अपने अधिकार मालूम है तो लीगल लिटरेसी तो लगभग आ चुकी है। अब सवाल यह है कि उनके बीच जो अपने आपस में संघर्ष हो रहे हैं,
जी। जो लीगल लिटरेट पर्सन हैं, जिनको जानकारी, वो कानून को तोड़ रहे हैं। अब झगड़ा इस बात का है, कानून बताने की आवश्यकता से ज्यादा कानून को ना तोड़े इसकी व्यवस्था की आवश्यकता आज है समाज में। हर व्यक्ति जानता है, तोड़ता है। किसी को कहेंगे आप ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस मत करिए, रेड लाइट पार मत करिए, जरूर करेगा। गाड़ी जहां पार्क नहीं करना है बोलेंगे वहां निश्चित पार्क करेगा। किसी को घूर के नहीं देखना है, किसी लड़की को आई टीजिंग नहीं करना है, सब कुछ वो करेगा। तो हर ये चीजें जो कानून हमको बता चुके, हम जान रहे हैं, उसको तोड़ के ही तो कर रहे हैं। तो लीगल लिटरेसी तो है। अब ये सवाल आ गया है कि उस लिटरेसी को हम कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस पे काम होने की जरूरत है। हम बहुओं को बताते हैं कि आपके पास ये लीगल राइट है, ये लीगल राइट है आपके बचाव के लिए, लेकिन हम सास को नहीं बताते हैं कि आपके पास ये लीगल राइट है, ये लीगल राइट है आपको अपनी बहू से बचाव के लिए। देखिए, मैंने दोनों में आप फर्क है सर। देखिए, सभी को राइट मालूम है। आज देखिए, बहुत से ऐसे केसेस हम लोग देखते हैं जिसमें अगर बहू सास को प्रताड़ित करी है तो मामला थाने तक पहुंचता है, न्यायालय तक पहुंचता है। तो राइट तो है, मालूम है उनको, पहुंच तभी तो पहुंच रहा है। नहीं मालूम होगा तो पहुंचेंगे नहीं। सवाल यह है कि आज दुर्भाग्य का विषय है कि लीगल लिटरेसी की बात हम करते हैं, परंतु बहुएं कहां पहुंच गई, सास कहां पहुंच गई, ये भी तो देखना पड़ेगा। सामाजिक ताना बाना हम लोगों ने कैसे छिन भिन कर दिया, ये भी देखना पड़ेगा। बट जो मेरा पॉइंट ये था सर कि सास को नहीं पता है उसके राइट्स क्या हैं। मतलब हम लीगल लिटरेसी दे रहे हैं बट एक ही जगह पे हम फोकस कर रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एवरीथिंग, ऑन एवरीवेयर। जैसे गांव का आदमी है सर, उसको सिर्फ ये पता है कि हाँ मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मेरे को इसके खिलाफ एक्शन लेना है, बट उसको ये नहीं पता है कि वो एक्शन कैसे लेना है इन द राइट मैनर, इन द राइट वे। तो उसमें क्या होता है सर, वो थानों कोर्ट कचहरी के चक्कर में बल्कि इनफैक्ट वो फंस जाता है। तो लीगल लिटरेसी भाई हम शिक्षित आदमी को इस कारण करते हैं कि आप फंसे ना, यू फॉलो द राइट वे, आपको एक सही मार्गदर्शन मिले। देखिए सर, बहुत सही सवाल है आपका सर, पर इसी सवाल में इसका जवाब छुपा हुआ है कि जब सारे लोग इन चीजों को जान गए हैं जी। तो फिर विद्रोह क्यों हो रहा है, आपस में झगड़ा वैमनस्य क्यों बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अब जानकारी का दुरुपयोग प्रारंभ हो चुका है सर। जानकारी का दुरुपयोग शासन नहीं रोक सकता, कोई कानून नहीं रोक सकता। आप केवल उसको अपने मॉरल से, अपने वैल्यूज से, अपने अच्छे कर्मों से रोक सकते हैं। इसीलिए मैंने सबसे शुरू में कहा कि अच्छा अधिवक्ता अच्छा मानव होगा तभी बनेगा, अन्यथा कभी नहीं होगा। बहुत से सलाह हम भी, हमारे जैसे लोग गलत सलाह देते होंगे, कहीं गलत होती होगी बातें, तो उसके दुष्परिणाम आते हैं समाज में। इनको रोकना आज समाज की आवश्यकता बनती जा रही है। सर मैं अब आपसे आपके साथी अधिवक्ताओं के बारे में कुछ ऐसा चर्चा करना चाहूंगा कि हम सुनते हैं सर कि अधिवक्ताओं की ये मांग है, ये मांग है। तो सर आप आज इस इतने बड़े संवैधानिक पद में हैं और सर आप उस पद में रहते हुए, आप खुद क्योंकि एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता रहे, आपने वकालत की है, तो आप इस पद में रहते हुए अपने साथी अधिवक्ताओं के लिए क्या ऐसा करना चाहेंगे कि उनकी मांगों को समर्थन मिले और उनका सर जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो। बिल्कुल, देखिए अधिवक्ताओं को कुछ चीजें तो समय के साथ काफी इंप्रूव हो गई हैं। जैसे लाइब्रेरी पहले नहीं हुआ करती थी, अब है। लैपटॉप, इंटरनेट, इनका उपयोग पहले बहुत कम लोग जानते थे, अभी मैं समझता हूँ 100% अधिवक्ता इसको जानने लगे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे 1840 से लेकर आज तक लगभग सबको अवेलेबल हो रहा है, पहले नहीं होता था। पहले बहुत दिक्कतें होती थी, एक सीनियर वकील के यहाँ जाके हमको ढूंढना पड़ता था। और आज इंटरनेट से, गूगल के माध्यम से बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब चीजें तो अब उपलब्ध होने लगी। अभी दो ही दिक्कतें हैं अधिवक्ताओं को। एक तो उनको मेडिकल से रिलेटेड निश्चित रूप से समस्याएं होती है, क्योंकि दो कारण है। कुछ तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, दूसरा होता है समय अभाव। एक अधिवक्ता अगर बीमार है परंतु सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 तक अगर काम करना है तो वो अपने लिए समय नहीं दे पाता, तो इस पे काम करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। दूसरा है जो अधिवक्ताओं से रिलेटेड जो मुंशी हैं, स्टाफ है, उनके लिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग यदि जब तक वो किसी अधिवक्ता के यहाँ काम कर रहे हैं, फिट एंड फाइन है, तब तक तो अच्छा है। अगर वो एक हफ्ते बीमार हो जाए तो उनको 1 रुपया कहीं से मिलता नहीं है। तो इस फील्ड में निश्चित काम करने की आवश्यकता है। अधिवक्ताओं के साथ भी ऐसा होता है कि यदि वो हफ्ते 10 दिन बीमार हो जाएं तो बहुत तकलीफें आती है। इन चीज़ों को दूर करने की आवश्यकता है। अधिवक्ताओं के लिए पेंशन जैसी कोई स्कीम होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े हॉस्पिटल्स में अधिवक्ताओं को, जैसे शासकीय सेवकों को सुविधाएं मिलती इलाज की, वैसे ही अधिवक्ताओं को मिले तो ये बहुत अच्छा काम हो पाएगा, सुधार होगा इससे। सर जैसे अभी बात मांग उठ रही है अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाने की, तो सर आप उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें और सरकार से आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि अधिवक्ताओं को मदद मिले। सरकार के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? देखिए, अधिवक्ता सुरक्षा कानून के लिए तो मैंने खुद भी लड़ाई लड़ी है, मैंने खुद भी डिफिकल्टीज देखी है। कुछ बड़े मामले में उपस्थित होने पे तत्कालीन शासन ने कहीं ना कहीं प्रभावित करने का, दबाव देने का काम भी मेरे साथ करने का प्रयास किया। मैंने माननीय उच्च न्यायालय में संबंध में याचिका भी लगाई थी।
तो ये निश्चित है कि अधिवक्ताओं को, चूंकि हम ऐसे मामलों में अपीयर होते हैं जिसमें कोई एक पक्ष प्रभावी रहता है, एक पक्ष को दबाने का प्रयास करता है, और हम अगर उसके लिए खड़े हैं तो वो समझता है ये हमारा दुश्मन है। तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए हर काम होना चाहिए, हर कानून होना चाहिए। सर, आपका कोई ऐसा इन पर्टिकुलर कोई खास केस जो आपने अभी तक किया हो, जो आप हमें बताना चाहेंगे हम सबको, कि आपका यादगार केस, सबसे ज्यादा यादगार केस? वैसे तो बहुत से हैं, पर एक जो मूल केस अभी आपने जिसका जिक्र भी किया आपके कार्यक्रम में, उसी को बताना चाहूंगा। जो अचानक मार्ग अभ्यारण्य है, उसमें जो नेशनल हाईवे को बंद कर दिया था, 2 साल तक प्रशासन ने बंद करके रखा था, उसके अंदर 21,000 आदिवासी बसते थे। उन 21,000 आदिवासियों को एक टापू में बसाने जैसा काम शासन ने कर दिया था, तत्कालीन कार्य शासन ने। और वो 21,000 लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने अधिकारों के लिए बाहर आने के लिए मजबूर थे। 25-27 किलोमीटर पैदल उनको चलना पड़ रहा था उस समय। तो वो केस मेरे लिए एक अच्छा केस रहा है मेरे लाइफ में। मैं समझता हूँ ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। लैंडमार्क केस? जी जी बिल्कुल। सर, अभी कुछ समय पहले ही आपने कहा कि सामाजिक जो है पतन हो रहा है। सर, तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगे समाज के प्रति संदेश, या समाज के प्रति कुछ ऐसा कि सर एक हेल्दी सोसाइटी हमारी रहे, समाज के प्रति आपका संदेश? देखिए, समाज के प्रति मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि इन चीज़ों को किसी को जबरदस्ती सुधारा सिखाया नहीं जा सकता, किसी के दिमाग में डाल सकते। अपनी नैतिक मूल्यों को बढ़ाइए, अपनी नैतिकता को मत छोड़िए, नैतिक रूप से समाज को संरक्षण दीजिए, समाज का पालन पोषण कीजिए। इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पूर्वजों से हमको सीखना चाहिए, जो बिना किसी कोडिफिकेशन के, बिना किसी कानून के, नियम के सारी व्यवस्थाओं को उतने अच्छे से चलाते थे जितना आज हम सब कुछ होने के बाद नहीं चला पा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा रहस्य मेरे हिसाब से छुपा हुआ है कि हम अपने नैतिक मूल्यों को त्यागेंगे तो समाज डूब जाएगा। बातचीत में हमसे बात करने का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें एवं हमारा बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।